सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास बुक है एनसीईआरटी के, तो उसमें 1.2 कराने वाले हैं। यदि आपने 1.1 का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो हम आपके पास उस वीडियो का लिंक भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं, अगर आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे तो कौन कौन से प्रश्न कर सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पे हमने ये 5 प्रश्न लिखे हैं और पांचों प्रश्न बिल्कुल एक जैसे होंगे, पांचों प्रश्न बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो इसमें एक को समझ लीजिए, बाकी 4 अपने आप कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला है, ठीक, तो यही देख लीजिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर जो पहला है, नंबर 1 डाल के सिद्ध कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और देखो मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ, यानी प्रश्नावली 1.1 में बताया अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं, यानी अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ आपको मैं। चलिए समझिए, खाली प्रश्नों को हल करिए इसमें। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखना। तो यहाँ पे एक हमारी प्रमेय होती विरोधाभास प्रमेय, उसका उल्टा लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बेटा देखो, अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हो तो ये बाकी 4 अपने आप कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें एक को करा दे रहा हूँ मैं। तो सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर p/q, पर आगे लिखेंगे हम यहाँ पर जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं, और इसके बाद q≠0, इतना। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे हम एक, अब इसका हम कैसे गुणा करेंगे। तो जब इसका इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा √5q बराबर p, इतना। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √5q का होल वर्ग बराबर p²। जब इसका वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका अंडर हट जाएगा, तो 5q² बराबर p²। ठीक, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर ए। अब ध्यान समझना, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जैसे कि 5x बराबर आपका 7 है, 5x बराबर 7 है, तो ये 5 कहाँ जाता है, तो प्यारे बच्चों ये 5 जाएगा 7 के नीचे, तो x बराबर 7/5, ऐसे तो होता है। अब यहाँ पे क्या होता है इसका, देखो इस 7/5 का अर्थ क्या है, यानी कि 7 में 5 का भाग लगा रहा है, यानी 7 में 5 का भाग लग रहा है। तो 7, 5 से विभाजित है, ऐसे करके देखो 7/5 का अर्थ है, यानी 7 है वो 5 से विभाजित है। ठीक, एक बार फिर समझिए, देखो ये 5 कहाँ जाएगा, ये 5 जाएगा 7 के नीचे, यहाँ पे कुछ यही होने वाला है। देखिए समझिए, ये जो हमारा है, ये जो 5 है, ये 5 जाएगा p² के नीचे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा p²/5, ऐसे तो ये भैया 5 जाएगा इसके नीचे तो p²/5 हो जाएगा, लेकिन ये नीचे जाता नहीं है। हम मन ही मन सोच लेते हैं कि ये हमारा 5 है, p² के नीचे चला गया। जब p² के नीचे चला गया तो बन गया p²/5,
ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन ये 5 जाएगा नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं। तो ये पी स्क्वायर बटा 5 हो गया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। फिर नई लाइन से लिखेंगे पी भी 5 से विभाजित है, विभाजित है। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा p है ना, ये वाला p की जगह पे 5 के लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 5 के समीकरण ए में रखने पर। एक बार पे समझिए, देखो यहाँ पर ये 2 लाइनें लिखने के बाद तो यहाँ पर जो p है ना, तो p बराबर 5 के, 5 कहाँ से आया, ये वाला 5 लिखा जाता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो p बराबर 3 के, अगर यहाँ पे मान लो 8 होता तो p बराबर 8 के, यहाँ पे 7 होता तो p बराबर 7 के, यहाँ पे 5 है तो p बराबर 5 के। ठीक है, p बराबर 5 के समीकरण नंबर ए में रखने पर। तो यहाँ पे लगा दीजिए 5 के इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 के स्क्वायर बराबर 5 के का होल वर्ग, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हमारा 25 के स्क्वायर। तो ये 5 एकन 5 और 25। अब थोड़ा पक्ष को पलटेंगे तो 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, इस प्रकार। तो ये बेटा 5 कहाँ जाएगा, ये वाला 5 जाएगा क्यू स्क्वायर के नीचे। तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बटा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल यही वाली चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। फिर नई लाइन से क्यू भी 5 से विभाजित है। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ से देखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, और उभयनिष्ठ की जगह पे मासा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 है। अतः अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो अतः अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। तो नई लाइन से लिखेंगे लेकिन विरोधाभास प्रमेय से अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। लो, ये हमारा पूरा प्रश्न हल हो गया है। चलिए जल्दी से प्रश्न को नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहां से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप। देखिए वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लीजिए। अगर आप इसमें से कोई सा भी प्रश्न हल करते हैं, इसमें से कोई सा भी प्रश्न हल करते हैं, बिल्कुल सेम यही हिंदी रहेगी, खाली संख्या चेंज हो जाएगी। अभी आपको हम करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, परेशान ना हो। इसमें एक और करके दिखाई दे रहे हैं जो उदाहरण में है हमारा अंडर रूट 2 वाला, उसको कैसे करेंगे वो भी बता देंगे आपको। तो उदाहरण नंबर हमारा 5 है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या। बिल्कुल इसी की तरह होगा, खाली संख्या बदलेगी। तो पहली जो लाइन लिखी थी हमने, अपनी कॉपी से मिलाते रहना। तो पहली लाइन लिखेंगे माना, अब यहाँ से हल करेंगे हम इसको। तो लिखेंगे माना अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, परमेय
संख्या है। ठीक है, जब ये हमारी परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर p बटा क्यू, और आगे लिखना है जहां p तथा q पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, चलिए समझिए। तो हम इसके नीचे कर लेंगे 1, और 1 करने के बाद क्या गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगी जो आपको प्रश्न नंबर 1 में बता चुका हूँ, कुछ नया नहीं होने वाला है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो हो जाएगा √3 बराबर p। अब इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3 बराबर p, और इसका भी होल वर्ग हो जाएगा और इसका भी होल वर्ग हो जाएगा। तो ये यानी इसका अंडर हट जाएगा, तो 3q² बराबर p²। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर ए। ठीक, समीकरण नंबर ए। अब यहाँ से क्या करें देखना, अब ये वाला 3 है ना, ये वाला 3 जाएगा p² के नीचे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमारा p² बटा 3। ये 3 है, मनी मन मान लेते हैं कि ये हमारा 3 इसके नीचे चला गया, लेकिन जाता नहीं है। ठीक, जाएगा नहीं, इसके नीचे नहीं लगाएंगे, ये 3 हमारा इसके नीचे जाएगा, हम मान लेंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहीं पे लिखेंगे p² 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे p² 3 से विभाजित है। फिर इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे p भी 3 से विभाजित है। अब इसको समीकरण नंबर 1 कर लेंगे, और पीछे वाले सवाल में p बराबर 5 के लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 3 के, p बराबर 3 के समीकरण a में रखने पर। तो p बराबर 3 के कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगी, खाली संख्या बदलती रहेंगी, ये 3 बदलेगा बस। तो यहाँ पे 3 के लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3q² बराबर 3k का वर्ग। तो ये हो जाएगा 3q² बराबर 3 त्रिका 9k²। अब 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो इसको उधर लिख लेंगे 3k² बराबर q²। अब ये 3 जाएगा इसके नीचे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा q² बटा 3। अब जैसे ये p² बटा 3 हो गया, तब वैसे ही p² बटा 3, तो ये 2 लाइनें लिखी थी। अब यहाँ पे हो जाएगा q² बटा 3, तो यहाँ पर भी 2 लाइनें लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे q², 3 से विभाजित है, विभाजित है। फिर लिखेंगे, घात हटा देंगे अब की बार, q भी 3 से विभाजित है। बिल्कुल देखो सेम वही लाइनें हैं दोनों। अब ये समीकरण नंबर 1 मान लिया था, अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। फिर नई लाइन से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि p, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। कितना है देखो, इस p में भी 3 का भाग लग रहा था, इस p में भी 3 का भाग लगा, और इस q में भी 3 का भाग लगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः √3 एक परमेय संख्या है। लेकिन हमने उल्टा माना था ना, अरे भैया ये अपरमेय संख्या को परमेय संख्या मान लिया था, तो लेकिन
लेकिन विरोधाभास, यानी जो हमारी कल्पना गलत, जो हमने गलत माना वो हमारी गलत है, ठीक है। लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरिमेय संख्या है। लो, हो गया प्रश्न। क्या परेशानी इसमें बताइए बात को। ठीक है, अब नहीं समझ में आया तो बहुत गलत बात है यार। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 होगा। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। अब यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 2 है। तो यदि आप प्रश्न नंबर 2 सीख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 सीख लेते हैं, तो ये जो 2 प्रश्न है इसे आप अपने आप कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 बता रहे हैं, इसके बाद इसमें से भी, यानी इस दोनों सवालों में से कोई एक प्रश्न बता देंगे हम। चलिए समझिए। तो आप प्रश्न को हल करने का तरीका वही है। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा नेक परिवर्तन हो गया इसमें, तो यहाँ से लिखेंगे हल। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर p/q। अब पीछे वाले सवाल में लिखा था हमने, जहां p तथा q पूर्णांक है, वहां पे शब्द लिखा था पूर्णांक, ठीक है। और पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सहवास संख्या है, ठीक है। जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। देखो सहवास संख्या क्या होती है, पहले इसको थोड़ा बता दूं मैं आपको। तो यहाँ पे जो शब्द लिखा हमने सह अभाज्य पूर्णांक, पीछे वाले प्रश्न में पूर्णांक लिखा था। देखिए पूर्णांक आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन सहवास संख्या है ना, सहवास संख्या, इसका अर्थ समझ लीजिए। सहवास संख्या क्या होती है? ऐसा युग्म जिसका मासा 1 होता है। सहवास संख्या को परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ऐसा युग्म जिसका मासा या उभयनिष्ठ 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। ऐसा युग्म जिसका मासा 1 होता है सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब समझिए ध्यान से, जैसे 10 और ये 7, बेटा ये बताओ, ये दोनों संख्याएं किसी से कटेंगी? नहीं कटेंगी। तो ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक है हमारे। कैसे हैं? सहभाज्य पूर्णांक। जैसे मैंने लिखा 10 और 11, ये दोनों संख्याएं किसी से कटेंगी? नहीं कटेंगी। तो ये हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने लिखा 2 या 12 मान लो और 20, ये दोनों संख्याएं किसी से कटेंगी? अरे भैया 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी। तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या नहीं, तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। क्योंकि इन दोनों संख्याओं में किसी न किसी संख्या का भाग लग रहा है। तो जहाँ पर भाग ना लगे, यानी जहाँ पर ये दोनों संख्याएं ना कटें, तो ये हमारी कहलाती हैं सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। और समझिए, जैसे मान लो है हमारा 15 और ये 12, ये दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। 15 और 13, ये दोनों संख्याएं किसी से कट रही हैं? नहीं कट रही हैं, तो ये हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी सहभाज्य संख्या? ये सही है। तो सहभाज्य संख्याएं किसी से कटती नहीं है और इनका मासा 1 होता है। चलिए समझिए प्रश्न को अब आप। तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखना। तो देखो ये जो 3 है, 3 को उधर भेजेंगे। देखो इस साइड हमेशा अंडर वाली संख्या रखी जाएगी, इस तरफ यानी बराबर की एक तरफ अंडर वाली संख्या रखी जाएगी। जो भी संख्या है उनको उधर भेजा जाएगा। तो देखो 3 को उधर भेजिए पहले। तो यहाँ पर बचेगा 2√5 बराबर p/q - 3। इधर खाली √5 रखेंगे, बाकी सभी संख्या को उधर भेज देंगे। देखो पहले हमने 3 को भेजा,
तो ये प्लस वाली संख्या इधर जाएगी, माइनस में पहुंच जाएगी। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लीजिए, तो हो जाएगा 2√5 बराबर पी इसका इसमें माइनस का 3q और बटा q। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद अब ये 2 बचा हुआ है, ये 2 हमारा गुणा में है, तो गुणा वाले देखो प्लस माइनस वाली चीज़ है तो इधर भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, और गुणा वाली चीज़ भाग में जाती है तो ये 2 का लगा देंगे भाग, तो हो जाएगा हमारा √5 बराबर p माइनस 3q बटा 2q। ठीक, और बस प्यारे बच्चों यहीं पे प्रश्न हो जाता है हमारा ख़त्म। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, अब लिखेंगे यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे p माइनस 3q बटा 2q, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, यानी ये क्या है, परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या है। ठीक है, अतः √5 भी एक परमेय संख्या है। देखो एक बात समझिए प्यारे बच्चों, ये परमेय संख्या और बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो जब ये परमेय संख्या है तो बराबर के चिन्ह के अनुसार तो ये भी परमेय संख्या होगी हमारी। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे परमेय, यानी कि p माइनस 3q बटा 2q एक परमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परमेय संख्या है। तो नई लाइन से लिखेंगे लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरमेय संख्या है। लो हो गया, इसमें ये करना है बस। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। इसके बाद मैं इसका उदाहरण एक और बता दूं, जो उदाहरण नंबर ये वाला प्रश्न और बता दो आपको। ठीक है, ये वाला, ये उदाहरण नंबर हमारा है कौन सा है, 6 है, इसको भी और बता दो। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। और जिसकी देखिए बेटा प्रश्न ही नोट करना तो प्रश्न नोट कर लीजिए। भाई ज्यादा जानकारी हासिल कर ली ना तो ज्यादा से ज्यादा गणित लगाइए आप। गणित में जितना आप अभ्यास कर लेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक, काम पूरा करना तो काम पूरा कर लीजिए भाई, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 6 देख लीजिए। तो हमने अभी आपको ये वाला प्रश्न हल करके दिखाया। ठीक है, अब ये उदाहरण नंबर हमारा 6 है, इसको हल करके दिखा रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, चलिए समझिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 5 माइनस √3 एक, हमने मान लिया ना, ये हमने माना है, उल्टा माना है ये, लेकिन ये संख्या कैसी है, परमेय है। लेकिन इसको हमने माना 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक, चलिए समझिए। और जब ये परमेय संख्या तो परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो 5 माइनस √3 बराबर p बटा q, फिर आगे लिखेंगे हम इसके जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है। और सहभाज्य पूर्णांक के बारे में बता चुका हूं, ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो, ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो सहभाज्य पूर्णांक कहलाते। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, जैसे कि 2 और ये 8, तो प्यारे बच्चों ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगे तो ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जैसे 10 और ये 12, ठीक, या 18 कर लीजिए। ये दोनों संख्याएं 6 से भी कटेंगी, 2 से भी कटेंगी और 3 से भी कटेंगी, तो ये संख्याएं सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब जैसे 10 और ये 11, प्यारे बच्चों ये दोनों संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, तो यही हो गए हमारे सहभाज्य पूर्णांक। 7, 9,
ये दोनों संख्याएं किसी से नहीं, दोनों एक साथ कटनी चाहिए। ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी तो ये सहभाज्य पूर्णांक हो गए। ये नहीं है इसमें 7 का भाग लगा रहे, इसमें 3 का भाग लगा रहे, नहीं, एक ही संख्या, एक ऐसी संख्या बताइए दोनों कट जाए, कोई नहीं है ना, वो सिर्फ एक है, तो इन दोनों का मासा एक हो जाएगा। ठीक, तो यही सहभाज्य पूर्णांक हो जाते हैं। सहभाज्य पूर्णांकों में क्या होता है, यानी सहभाज्य पूर्णांकों का मासा एक होता है। ठीक, तो इनका मासा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यही यानी सहभाज्य पूर्णांक एक हमारा ये है और एक ये है। जो कट जाते हैं वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं होते हैं। और ये बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछ दिया जाता है विकल्प। चलिए समझिए, अब यहाँ पे मैंने पीछे वाले सवाल में बताया था आपको, इस साइड हमेशा अनरूट वाली संख्या ही रखते हैं। ठीक, तो यानी एक तरफ अनरूट वाली संख्या रखिए, सिर्फ एक अनरूट संख्या रखिए, यानी अपरिमेय संख्या रखिए खाली। तो यहाँ पे क्या करो, देखो ये माइनस का चिन्ह है, अगर यहाँ प्यारे बच्चों प्लस का चिन्ह होता, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो 5 को उधर भेज देते हम, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। देखो समझो, यहाँ पर है प्लस का चिन्ह, इस 5 को उधर भेजेंगे तो संख्या माइनस की बच जाएगी, यहाँ पर ये संख्या माइनस की रह जाएगी ना, माइनस का अनरूट 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस p बट्टा q को उधर लाएंगे और अनरूट 3 को उधर ले जाएंगे, ऐसे करेंगे इसको हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस p बटा q और बराबर ये माइनस की, इसको उधर ले जाए, प्लस हो जाएगा अनरूट 3, ऐसे करके। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लीजिए, तो इसका गुणा इसमें, तो 5q माइनस p, इसका इसमें और बटा q। अरे भैया इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, नीचे का नीचे, बराबर अनरूट 3। ठीक, अब चाहो तो आप पलट के लिख सकते हो आप इसे, अनरूट 3 बराबर 5q माइनस p बटा q, ऐसे करके। तो बस यही प्रश्न खत्म हो गया। अब हिंदी लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5q माइनस p बटा q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, यानी 5q माइनस p बटा q परमेय संख्या है। ठीक है, तो नीला से लिखेंगे, अतः अंडररूट 3 भी, जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अतः अंडररूट 3 भी एक परमेय संख्या है। नीला से लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से अंडररूट 3 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस अंडररूट 3 भी एक अपरमेय संख्या है। बस हो गया प्रश्न हमारा। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर 3 कैसे हल करते हैं उसको देख लीजिए आप। ठीक है, और थोड़ी एक गलती कर दी हमने। देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था हमने शुरुआत प्रश्न नंबर 2, तो जो हमारा तीसरे का तीसरा है 6 प्लस अंडररूट 2, ये बिल्कुल तीनों सवाल, चारों सवाल एक जैसे हैं ये। ठीक है, ये वाला प्रश्न है तीसरे का तीसरा, ये वाला लिखा हुआ हमने। ठीक है, चलिए, और ये वाला है हमारा उदाहरण। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे का पहला बता रहे हैं आपको। चलिए भाई, इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना 1 बटा अंडररूट 2 एक परमेय संख्या है, और जब ये परमेय संख्या तो परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 बटा अंडररूट 2 बराबर p बटा q। ठीक, p बटा q। अब जब ये p बटा q और दोनों पक्षों को पलटेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर भी लिखेंगे, जहां p
तथा क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0। ठीक, इस प्रकार। तो अब यहाँ पर एक काम करेंगे हम, यहाँ पे काम क्या होगा, इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे। जब जिसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो बेटा ये बन जाएगा √2 और ये बन जाएगा हमारा Q/P। इस प्रकार बस यहीं पे सवाल खत्म हो गया, सवाल लग गया, कुछ नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पे लिखेंगे Q/P एक परमेय संख्या है, Q/P एक परमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परमेय संख्या है। भाई ये वाली परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या होगी, नीला से लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरमेय संख्या है। हो गया, इसमें खाली इतना ही करना है आपको। ठीक है, हिंदी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 7वें का, वो तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा देख लीजिए। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। अब यहां से लिखेंगे तीसरे का दूसरा। तो देखो तीसरे का दूसरा भैया करने जा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से सवाल कर सकते हैं। एक उदाहरण नंबर 7 है, यानी 3√2। ठीक है, फिर इसके बाद आपका यानी इस प्रकार का सवाल कोई सा भी हो, 3√2 है। फिर इसके बाद आपका 7√5। तो ये वाला यानी ये वाला हल कराए दे रहे हैं जो प्रश्न में है हमारा। तो पहले प्रश्न लिख लें, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यहां से हल करेंगे प्रश्न को हम। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 एक परमेय संख्या है। और जब ये हमारी परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो 7√5 बराबर P/Q। आगे लिखेंगे जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। चलिए समझिए अब यहाँ से। तो अब ये देखो 7 गुणा में है, तो गुणा वाली चीज भाग में जाती है, तो 7 जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा √5 बराबर P/7Q। लो लग गया सवाल, हो गया। हमें सिर्फ क्या करना है, खाली अंडरूट वाली संख्या अकेली करनी होती है। तो 7 का भाग लगा देंगे तो खाली √5 बचा हुआ, हो गया सवाल। तो यहाँ पे लिखेंगे P/7Q एक परमेय संख्या है,
जब ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी एक अपरमेय संख्या है। हो गया प्रश्न हमारा। इस प्रश्न को 2-3 बार लगा लीजिए, समझ में आ जाए, कोई इतने कठिन सवाल नहीं है यार, बस खाली हिंदी है, हिंदी को ध्यान कर लीजिए। और हिंदी 2 ही प्रकार की लिखाई, कोई हमने तीसरी हिंदी नहीं लिखाई है। प्रश्न नंबर 1 में कुछ हिंदी अलग थी और 1 के बाद बाकी सभी प्रश्नों में हिंदी बिल्कुल वही है, ठीक है। तो हिंदी हमने 2 ही प्रकार की लिखाई, हिंदी भी नहीं दूसरी चेंज कराई। तो हिंदी को भैया थोड़ा याद कर लीजिए, आप 2-3 बार अभ्यास कर लो, सवाल समझ में आ जाएंगे। चलिए भैया प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा देख लीजिए अब आप यहाँ से। प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। चलिए समझिए। तो जब प्यारे बच्चों ये यानी अब यहाँ से हल करेंगे इसको हम, तो ये प्रश्न नंबर 2 की तरह है, प्रश्न नंबर 2 में कराया बिल्कुल उसी की तरह है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। 6 + √2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q ≠ 0। और प्यारे बच्चों भैया थोड़ा लास्ट में एक बात कहना चाहते हैं, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। चलिए समझिए। अब यहाँ पे देखो, इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं तो अनरूट वाली संख्या अकेली रखी जाती है। पीछे सवाल में बताया था हमने प्रश्न नंबर 2 में अंडररूट वाली संख्या अकेली रखी जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये 6 है, ये 6 किसका प्लस का है, तो ये वाली संख्या हमारी पहुंचेगी इधर और माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर P/Q -6। अब इसके नीचे एक कर लेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो √2 बराबर हो जाएगा P का एक में करेंगे तो P रहेगा और इसका इसमें करेंगे तो -6Q और बट्टा Q। लो बेटा हो गया प्रश्न हल, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे हम P -6Q/Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। जब ये हमारी परमेय संख्या आती है, परमेय संख्या तो नहीं लाइन से लिखेंगे अतः √2 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 भी एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया प्रश्न। तो एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। और बस प्यारे बच्चों, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।